and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, your one-stop destination for English learning resources. दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है फ्रांसिस बेकन के बहुत पॉपुलर एसे ऑफ ट्रुथ के बारे में। इस एसे की लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को हम समझेंगे, इसके सारे इंपॉर्टेंट एल्यूजन, रेफरेंसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। एज यूजुअल सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटर फ्रांसिस बेकन के बारे में। बेकन वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट पब्लिक फिगर एंड आल्सो राइटर ऑफ द रेनेसांस पीरियड। देखिए, ही वाज नॉट जस्ट एन एसेइस्ट, बल्कि उस समय तो उनका एसेइस्ट के रूप में जो रोल था वो बहुत छोटा था। ही वाज अ वेरी significant philosopher, statesman mean dealing with उस समय के जो राजा थे, उस समय जो रानी क्वीन एलिजाबेथ थी, उनके जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको डील करना। he was also a scientist and last but not the least an essayist. That is why he is considered as one of the most influential figures of the Renaissance period. Influential इस सेंस में भी थे, उनके फिलॉसफी में, साइंस में जो उनके मेथड्स थे, देवर पाथ ब्रेकिंग, जो एक उन्होंने डेवलप करा सिस्टम जो बहुत लंबे समय तक इंस्पायर करता रहा साइंटिस्ट को। अगर हम बात करें एसेइस्ट की, एक्चुअली बेकन इंट्रोड्यूस द एसे एज अ कंसाइज का मतलब बहुत ब्रीफ, फर्म एंड रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब which thinks, which presents a thinking, a kind of meditative, और बहुत सोच कर किसी आइडिया के बारे में बात करने के बारे में। और जो खुद बेकन थे वो इंस्पायर्ड थे फ्रेंच राइटर मिशेल डी मॉन्टेन से। मिशेल डी मॉन्टेन को फादर ऑफ एसे बोला जाता है और उनके एसेज पर्सनल हुआ करते थे, लेकिन बेकन ने इस फॉर्म में थोड़ा सा चेंज लाया और वो रिफ्लेक्सिव लेकर आए। बेकन के एसेज का फर्स्ट एडिशन 1597 में पब्लिश हुआ था और उसके बाद दो बार इसके और रिवाइज्ड और एनलार्ज्ड एडिशन पब्लिश हुए। लास्ट इनका एडिशन 1625 में पब्लिश हुआ था। वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखे हैं। पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, मॉरलिटी, डे टू डे लाइफ में जो कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने अपने व्यूज रखे हैं। अगर एसेइस्ट के रूप में बेकन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वालिटी है, वो है उनकी एफरिस्टिक स्टाइल। नाउ व्हाट इज एफरिज्म? बड़े सिंपल शब्दों में कहें, मुहावरेदार शैली, शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट। पिथी का मतलब होता है जो दिखने में छोटा हो लेकिन फुल ऑफ मीनिंग हो, जिसके लिए हमारे यहां बिहारी ने कहा है गागर में सागर। दैट कन्वे प्रोफाउंड ट्रुथ्स। प्रोफाउंड ट्रुथ का मतलब है जो ऐसे ट्रुथ्स हैं, जो ऐसी सच्चाई या ऐसे तथ्य हैं विच आर फॉर एवर एंड यूनिवर्सल, एंड दैट इज वाई हिज राइटिंग इज बोथ इंपैक्टफुल, उसका बहुत गहरा असर पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंसाइजनेस और मुहावरेदार एफोरिस्टिक स्टाइल के कारण मेमोरेबल। बेकन इज वन ऑफ द मोस्ट कोटेड राइटर्स। उनके बहुत सारे एसेज में से छोटे छोटे कोटेशंस बहुत पॉपुलर हैं, एंड ही बिकेम अ मॉडल फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंड कमिंग जनरेशन ऑफ राइटर्स। इन सभी क्वालिटीज के कारण बेकन को द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे आज के एसे ऑफ ट्रुथ। देखिए, जो 1625 का इनका लास्ट एडिशन था, उस एडिशन में ये फर्स्ट एसे है ऑफ ट्रुथ, और इट इज अबाउट, जैसा टाइटल बता रहा है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर, वैल्यू, चैलेंजेस ऑफ ट्रुथ इन प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल लाइफ। हमारे जीवन में किस तरह से ट्रुथ मैटर करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रुथ को डील करते वक्त, क्यों ह्यूमन बीइंग्स झूठ बोलते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बेकन डिस्कस करते हैं। इट इज लाइक
all other essays written in concise and philosophical prose. philosophical इसलिए क्योंकि बेकन रेनेसांस जो उनका पीरियड था, उनके जो आइडियाज हैं उन आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। उस समय किन क्वालिटीज को ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता था, उस समय लाइफ के वैल्यूज को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, और इसको एक मेमोरेबल वे में प्रेजेंट करने के लिए ही टेक्स हेल्प ऑफ एल्यूजन्स। एल्यूजन्स का मतलब होता है किसी क्लासिकल और पॉपुलर टेक्स्ट से कोई रेफरेंस लेना, बिब्लिकल रेफरेंसेस। देखिए बाइबल जो थी उस समय यूरोपियन वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्क था। उनका हर क्रिश्चियन का ये एक होली, जैसे हमारे लिए रामायण और महाभारत का सिग्निफिकेंस है, मुस्लिम्स के लिए जैसे कुरान का सिग्निफिकेंस है, उसी तरह से क्रिश्चियंस के लिए बाइबल का सिग्निफिकेंस है। तो बेकन ने बाइबल से बहुत सारे रेफरेंसेस लिए और इन सबको मिक्स करा है प्रैक्टिकल विजडम से। मतलब उन्होंने केवल एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखी है, उन्होंने बताया है व्हाई समटाइम्स लाई बिकेम इंपॉर्टेंट, क्यों झूठ भी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी कारण इस टॉपिक जो इतना कॉमन ह्यूमन टॉपिक है, एवरलास्टिंग टॉपिक है, उसके सारे की एस्पेक्ट्स जैसे व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रुथ, व्हाट इज ट्रुथ एंड व्हाई पीपल रेजिस्ट इट, लोग सच बोलने से डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं, व्हाई दे प्रेफर लाइज, लोग झूठ का सहारा लेते क्यों हैं, एंड इन सब के बाद व्हाई ट्रुथ इज अल्टीमेटली सुपीरियर, ये कैसे डिसाइड होता है कि ट्रुथ लाई से कई गुना या बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इन सब पर बहुत ही शॉर्ट पिथी सेंटेंसेस के अंदर एपिग्रामेटिक स्टाइल भी इसको हम बोल सकते हैं, बेकन ने अपनी बात रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो ऐसे बिगिन होता है एक कोटेशन के साथ। ये कोटेशन बाइबल की बुक से ली गई है जिसके अंदर What is truth? ये said jesting Pilate and would not stay for an answer. तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो पायलट है, ये एक्चुअली पॉन्टियस पायलट एक रोमन गवर्नर हुआ करते थे, जो जब जीसस का ट्रायल चल रहा था उस समय वहां पर मौजूद थे और उन्होंने जीसस से ये पूछा था व्हाट इज ट्रुथ, सत्य है क्या। एंड जेस्टिंग का मतलब ही वॉज नॉट सीरियस, मतलब उनका जो क्वेश्चन था वो किसी इंक्वायरी के लिए नहीं था, वो हंसते हुए मानो उनके मन में ऑलरेडी पता था दैट नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट इज ट्रुथ, सत्य वास्तव में है क्या, इसका जवाब स्वयं जीसस के पास भी नहीं है। एंड दैट इज वाई would not stay for an answer। ये शो करता है कि जीसस के जवाब को सुनने के लिए वो रेडी ही नहीं थे, उनको पता था that there is no definite answer। बेकन अपने ऐसे की बिगनिंग इस कोटेशन के साथ करके ये बताना चाहते हैं that the true nature of truth is almost impossible to know। सच क्या है, सत्य क्या है, इसको जानना असंभव है। आगे बोलते हैं certainly there be, निश्चित रूप से, that delight in giddiness। now what is giddiness? giddiness का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, अपने विचारों में यहां से वहां बदलना, कभी ये और कभी वो। ऑब्वियसली ट्रुथ जो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं। ट्रुथ इज अटल, वो टल नहीं सकता। लाइक सम वेरी फंडामेंटल थिंग्स ऑफ लाइफ, डेथ। डेथ और ट्रुथ के दोनों के लिए कहा जाता है दैट दे आर फिक्स एंड परमानेंट। तो गिडीनेस के अंदर एक डिलाइट है एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ, कि लोग काउंट इट का मतलब मानकर चलते हैं, बॉन्डेज कि ये एक बंधन है, रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। किस चीज का? फिक्स अ बिलीफ, कि आप किसी बिलीफ में, आप किसी चीज में अपने आप को फिक्स कर लो तो ऐसा लगता है किसी ने आपको एक कमरे में बंद कर दिया है, आप दूसरी चीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते हो। तो देखिए गिडीनेस में अपने लगातार ओपिनियन को चेंज करने में तो एक डिलाइट, एक प्लेजर है, और अपने बिलीफ को फिक्स करने के अंदर एक टाइप की बॉन्डेज है। तो दैट इज वाई
मोस्ट पीपल, अधिकांश लोग क्या पसंद करते हैं? अफेक्टिंग फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। तो अफेक्ट करते हैं, वो फॉलो करते हैं, शो करते हैं फ्री विल। फ्री विल का मतलब आज मेरे लिए ये बात सही है और कल मेरे लिए दूसरी बात सही है। तो हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, अवसरवादी लोग हैं ये, जो मौका बदलने पर अपनी बात से बदल जाते हैं। इन थिंकिंग, उनकी सोच में भी, एज वेल एज इन एक्टिंग, और उनके एक्शंस में भी ये फ्री विल, या हम कह सकते हैं ट्रुथ से दूरी बनी रहती है। क्योंकि ट्रुथ इज ऑलवेज द सेम, सच कभी बदलता नहीं है। तो हो सकता है सच से आपको फायदा हो रहा हो, तब तक तो आप कहो कि आई प्रिफर ट्रुथ, लेकिन उसी सच से कभी आपको नुकसान हो तो सकता है आप क्या करें? उस ट्रुथ को इग्नोर करने की कोशिश करें। यही बेकन बताना चाह रहे हैं कि पायलट हो या अधिकांश ह्यूमन बीइंग हो, वो थोड़ा सा सिनिकल एटीट्यूड रखते हैं, नकारात्मक नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं ट्रुथ को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रुथ को फॉलो करना, टू फॉलो द पाथ ऑफ द ट्रुथ, वो आदमी के जीवन को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देता है। एंड दो द sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them as was in those of the ancients. बेकन अपनी बात को आगे बताता है, दो द sects of philosopher, कौन से सेक्ट की, कौन से सेक्ट का मतलब होता है ग्रुप। तो फिलोसोफर्स का वो ग्रुप जो जनरली जिसके बारे में बात कर रहा है वो है स्कूल ऑफ स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स एक ग्रीस का फिलोसॉफिकल स्कूल था जो हर चीज को संदेह, डाउट की नजर से देखा करता था, और जो हम मानते हैं जनरली, जो दूसरे स्कूल से वो ही मान के चलते हैं कि सत्य शाश्वत है, ट्रुथ इज एब्सोल्यूट, ट्रुथ इज इटर्नल। लेकिन जो स्केप्टिक्स होते थे, दे क्वेश्चनड एवरीथिंग, वो हर चीज को प्रश्न की नजर से, संदेह की नजर से देखते थे। तो बेकन का मानना है कि हालांकि इस तरह का जो फिलोसॉफिकल स्कूल है ऑफ दैट काइंड, इस टाइप की थिंकिंग वाले लोग हैं, बी गॉन, वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, वो पुराने समय की बात हो चुकी है। येट देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स, अभी भी बेकन के कंटेम्परेरी, बेकन के समकालीन कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्केप्टिक्स की तरह सोच रखते हैं, जो हर चीज पर, हर कॉन्सेप्ट पर, हर वैल्यू पर एक प्रश्न उठाते हैं, डाउट करते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए बेकन एक मेटाफर का यूज करता है। जिस तरह से एक जो वेन, नस ब्लड को कैरी करती है, तो कहता है कि इन लोगों के, मेरे कंटेम्परेरी थिंकर्स की नसों में भी वही ब्लड, वही खून बहता है जो पुराने स्केप्टिक्स की नसों में बहता था। मतलब दे आर सेम इन देयर थिंकिंग, उनका थिंकिंग का तरीका एक ही है, हालांकि दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड। इसका मतलब जो एंशिएंट फिलोसोफर्स थे वो बड़े ही रिजिड थे और बड़े ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे अपने ओपिनियंस के अंदर। उनका ब्लड इस चीज को लेकर, मतलब वो किसी भी चीज के बारे में इजीली कन्विंस नहीं होते थे। आज के समय के ये जो फिलोसोफर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनकी नसें वही हैं, उनका रक्त ब्लड वही है, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो जिद है, वो पहली जैसी नहीं है जैसी एंशियंट्स में हुआ करती थी। बट स्टिल वो भी क्वेश्चन करते हैं कि हाउ यू कैन से एनीथिंग टू बी ट्रुथ, किसी चीज के बारे में आप ये कैसे कह सकते हो यही सच है। एक्चुअली में ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं आपका सच है, मेरा सच है, और हम दोनों का सच अलग अलग है। तो बेकन ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है मेटाफर के मीडियम से। बेकन अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, इट इज नॉट only the difficulty and labor which man take in finding out of truth, not only, न केवल difficulty जो मुश्किल पड़ती है, कठिनाई आती है, लेबर जो परिश्रम करना पड़ता है,
मैन टेक, एक आदमी को करना पड़ता है किसमें? इन फाइंडिंग आउट ट्रुथ। देखिए, सत्य के मार्ग में या सत्य का अन्वेषण करना, सत्य को खोजना, ये हम सभी जानते हैं इट्स नॉट एन इजी टास्क। इट डिमांड्स सैक्रिफाइसेस, इट डिमांड्स हार्ड वर्क। तो बेकन कह रहा है केवल ऐसा नहीं है कि सत्य को ढूंढने में लगने वाले कष्ट और परिश्रम के कारण, नॉर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड, और ना ही केवल ये कि जब एक व्यक्ति सत्य को खोज लेता है, जब उसके सामने सत्य अपने रूप में आ जाता है, इट इम्पोजिट अपॉन मैन्स थॉट। कहने का मतलब ये ट्रुथ आपके अंदर जो गलत विचार होते हैं, जो फॉल्स बिलीफ होते हैं, उनको ये ट्रुथ क्या करता है? चैलेंज करता है, और आपको वो सारे गलत फहमियां हटानी पड़ती हैं। ना केवल ये जो इंपोजिशन होता है, ना केवल ये जो रूल होता है, दैट डॉट ब्रिंग लाइज इन फेवर। केवल इन दो कारणों से मनुष्य झूठ को पसंद नहीं करता है। देखिए, मनुष्य झूठ को पसंद करने के लिए बेकन कहता है दो तर्क हैं। एक, सत्य का मार्ग बड़ा कठिन है, यह बड़ी मेहनत मांगता है, और दूसरा, जब आपका सत्य से सामना हो जाता है, व्हेन यू आर इन पोजीशन टू डिस्कवर ट्रुथ, तो ये आपके बाकी फॉल्स बिलीफ को क्या कर देता है? आपको चैलेंज करता है कि इनको हटाओ, क्योंकि सत्य ये। लेकिन इन दो कारणों से ही मनुष्य लाई को प्रेफरेंस या फेवर नहीं करता है, और नेचुरल दो करप्ट लव ऑफ द लाई इटसेल्फ, उसके पीछे बेकन मानते हैं कि रियल रीजन कि मनुष्य झूठ क्यों बोलता है, हमारा नेचुरल, मतलब ये हमारा इनबॉर्न, हमारे अंदर ही ये प्रवृत्ति है। हालांकि ये करप्ट है, हालांकि ये हमारा एक तरह का करप्शन है, लेकिन बेकन ऐसे मान के चलते हैं इनबॉर्न मनुष्यों के अंदर देयर इज अ लव ऑफ द लाई इटसेल्फ। झूठ के प्रति हमारा इंक्लिनेशन, झुकाव है, प्रेम है। तो अगर सत्य को ढूंढने में कठिनाई ना भी हो, अगर सत्य हमें मजबूर ना भी करे अपने फॉल्स बिलीफ को छोड़ने के लिए, तो भी बेकन का मानना है कि हमारे मन, हम झूठ बोलेंगे क्योंकि हमारे मन में झूठ को लेकर एक झुकाव है, झूठ हम पसंद करते हैं, ऐसा बेकन का मानना है। वन ऑफ द लेटर स्कूल्स ऑफ द ग्रेशियंस एग्जामिन द मैटर। ये लेटर स्कूल कौन सा है? ये लेटर स्कूल है सोफिस्ट फिलोसोफर। सोफिज्म भी क्या होता था? एक टाइप का दर्शन शास्त्रियों का एक समूह था। वो जानना चाहते थे, एग्जामिन करना चाहते थे, व्हाई डू वी लाई, हम झूठ क्यों करते हैं। तो उन्होंने इस मैटर को एग्जामिन करा एंड इज एट अ स्टैंड एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस। वो अभी भी एट अ स्टैंड है कि इस बारे में समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट शुड बी इन इट। ऐसा क्या है इट, मतलब झूठ के अंदर वो कौन सी चीज है दैट मैन शुड लव लाइज। ऐसा क्या मिलता है झूठ बोलकर कि मनुष्य सत्य के मार्ग को छोड़कर झूठ का मार्ग पकड़ता है। वेयर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद पॉइंट्स नॉर फॉर एडवांटेज एज विद मर्चेंट्स बट फॉर द लाइज से। अब बेकन बड़ी ही प्रैक्टिकल बात करता है कि दो प्रकार के झूठ, दो तरीके के झूठ का तो कारण समझ में आता है। पहला झूठ है लिटरेचर राइटर्स, मतलब कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा बोले जाने वाला, लिखा जाने वाला झूठ। इट इज फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। जब वो कोई कहानी बनाते हैं तो बहुत सारा फिक्शन अर्थात झूठ होता है। लेकिन ये झूठ बेसिकली क्या है? ये झूठ एक ऐसा झूठ है जो लोगों को प्लेजर देता है। जैसे कोई ये बताए कि एक राजा था और उस राजा में 100 हाथियों जितना बल था, एक प्रकार का झूठ है। लेकिन इससे जो रीडर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, उनको एक प्रकार का आनंद आता है। दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में झूठ बोला जाता है मर्चेंट्स के द्वारा, दुकानदारों के द्वारा, अपने एडवांटेज के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। कोई ग्राहक, कस्टमर उनकी दुकान पर आया है तो उनको जो भी सामान बेचना है, हो सकता है वो झूठ बोलकर उसकी मेरिट्स ज्यादा बताएं, या अगर दुकानदार से कोई ग्राहक ऐसी चीज मांगता है जो उसकी दुकान पर नहीं है, तो हो सकता है दुकानदार झूठ बोले कि आजकल ये कहीं पे भी नहीं मिलती है, ये काम की नहीं है। यहां पर भी झूठ समझ में आता है कि इससे दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन
क्वेश्चन तब उठता है कि जब ना तो मोटिव प्लेजर हो ना मोटिव एडवांटेज हो, तब मनुष्य झूठ क्यों बोलता है? केवल झूठ बोलने के लिए झूठ बोलता है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है जब कोई ऐसा मोटिव नहीं हो? इस पे सोफिस्ट फिलोसोफर्स ने कोशिश करी समझने की, बट दे आर एट स्टैंड, दे आर नॉट एबल टू टेल, डिस्क्राइब। और इसी तरह से बेकन भी कहते हैं आई कैन नॉट टेल, मैं भी नहीं बता सकता क्या वो मोटिव है, क्या वो रीजन है कि मनुष्य को जब ना प्लेजर ना एडवांटेज या प्रॉफिट हो तब क्यों झूठ बोलता है। दिस सेम ट्रुथ, अब बेकन बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं एक मेटाफर के मीडियम से। ये जो ट्रुथ है इज अ नेकेड एंड ओपन डे लाइट। किससे कंपेयर करते हैं ट्रुथ को? बेकन कंपेयर करते हैं ट्रुथ को सनलाइट से, डे लाइट से, जो नेकेड होती है, जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटेशन नहीं होता है, दैट डथ नॉट शो द मास एंड मेमोरीज एंड ट्रायम्फ्स ऑफ द वर्ल्ड। वापिस से ये जो तीन टर्म्स यूज करी हैं, मास्क, मेमोरीज एंड ट्रायम्फ्स, ये एक्चुअली में थिएटर या फिर हम कह सकते हैं ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स के द्वारा पहने जाते हैं। मास्क का मतलब हो गया उनके चेहरे के मुखौटे, मेमोरीज का मतलब हो गया एक टाइप का माइम शो, और ट्रायम्फ्स का मतलब हो गया एक प्रकार की जैसे शोभा यात्रा होती है जिसमें डिस्प्ले किया जाता है हीरोइक्स को। तो जब किसी बिल्कुल धूप के अंदर, सनलाइट के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा हो तो पीपल विल इजीली सी, लोग आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो नकली है, दैट इज फॉल्स। तो मास्क हट जाते हैं, मेमोरीज का इफेक्ट नहीं होता और ट्रायम्फ्स का ग्रैंडनेस नहीं दिखती डे लाइट के अंदर। ठीक उसी तरह से ट्रुथ जब सामने होता है तब किसी भी तरह का मुखौटा, किसी भी तरह का झूठ, किसी भी तरह का दिखावा चल नहीं सकता है। हाफ सो स्टेटली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट। कैंडल लाइट का मतलब मोमबत्ती की रोशनी, आर्टिफिशियल रोशनी, जो क्या है? झूठ है। अब कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल लाइट में, कैंडल लाइट के अंदर मास्क या मेमोरीज या ट्रायम्फ्स को शो कर रहा है तो वो और भी ज्यादा स्टेटली, ग्रैंड दिखेगी, डेंटिली और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी। कहने का मतलब क्या हुआ इस पूरे मेटाफर का कि कई बार झूठ आपके किसी अचीवमेंट, आपके किसी बिलीफ, आपके किसी स्टेटमेंट को ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। अगर आप सच बोलते हैं और आपकी प्योर इंटेंशन दिखा देते हैं तो हो सकता है आप उतने इंप्रेसिव ना लगो, क्योंकि इस दुनिया का मेकअप ही इस तरह से है कि आपके सच में अगर आप झूठ मिला देंगे, थोड़ा बहुत झूठ ऐड कर देंगे, थोड़ा आर्टिफिशियल, थोड़ा ऑर्नामेंटेशन ऐड कर देंगे तो सारे लोग ज्यादा इंप्रेस होंगे। बेकन इन दो मेटाफर्स के द्वारा यह बताना चाहता है। इसी चीज को कंटिन्यू करते दूसरा मेटाफर वो यूज करता है, ट्रुथ may perhaps come to the price of a pearl that showeth best by day। पर्ल का मतलब होता है मोती। मोती जो है बेस्ट बाय डे, दिन की रोशनी में उसकी जो चमक है वो सबसे खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि इट इज अ वाइट ग्लो। अगर आप रात की रोशनी में देखेंगे तो डल दिखेगा। तो ट्रुथ भी उस सच्चे मोती की तरह है जो दिन की रोशनी में अपनी ट्रू वैल्यू दिखाता है, but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle। डायमंड और कार्बंकल ये दो भी क्या है? प्रीशियस जेम्स है that show best in varied light। लेकिन जब आप इनको रात को आर्टिफिशियल लाइट में देखो तो इनमें ग्लिमर, इनमें चमक बहुत ज्यादा दिखती है। अगर आप मार्केट में लेना चाहें तो आपको पता चलेगा डायमंड का प्राइस पर्ल से कहीं ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि अगर खाली सच है तो आपकी वैल्यू सोसाइटी में, वर्ल्ड में उतनी नहीं मानी जाएगी जितनी कि अगर आपने अपने सच के अंदर झूठ मिला रखा है। जैसे डायमंड नकली लाइट में ज्यादा चमकता है और तो भी उसकी कीमत ज्यादा है। इस कारण बेकन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचता है, अ मिक्सचर ऑफ लाई doth ever add pleasure। सच के अंदर
झूठ का थोड़ा सा मिक्सचर कर दे तो वो जीवन में प्लेजर और वैल्यू दोनों को बढ़ा देता है। इस दुनिया में ना तो सच बोलने वाले हैं, लेकिन बेकन साथ ही में कहता है इस दुनिया में सच सुनने वाले भी बहुत कम है। सभी लोगों को थोड़ा सा झूठ के साथ मिला हुआ सच ही सुनना पसंद है। इस इंपॉर्टेंट बात को कहने के बाद बेकन अपनी बात को और क्लियर करता है कि ट्रुथ किस लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ के साथ लाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डथ एनी मैन डाउट, अगर किसी आदमी को मन में संदेह है कि झूठ आदमी के जीवन को थोड़ा आनंद देता है, इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड, कि अगर हमारे दिमाग में से निकाल दिए जाएं, क्या कोई आदमी इस बात पे डाउट कर सकता है कि हमारे दिमाग से अगर क्लियर कर दिया जाए क्या क्या, वेन ओपिनियंस, फ्लैटरिंग होप्स, फॉल्स वैल्यूएशंस, इमेजिनेशन, क्या है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें हैं लाइज, झूठ, हमारे बेसलेस बिलीफ, आधारहीन विश्वास, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। हम अपने बारे में न जानते हुए अपने बारे में एक झूठ, एक इल्यूजन, एक भ्रम रखते हैं, मिस जजमेंट। लोगों के बारे में हम मानकर चलते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझे डिसलाइक करते हैं। हमारा दिमाग इन सारी चीजों से भरा हुआ है और जिसके कारण हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाते हैं। As one would, जैसा किसी की भी दिमाग में होता है, एंड द लाइक, और इस तरह के जितने भी इल्यूजन्स, भ्रम और लाइज हैं, वो हमारे दिमाग से अगर साफ कर दें, अगर निकाल दें, इट वुड लीव द माइंड। ये निकलने के बाद हमारे दिमाग क्या रह जाएंगे? ऑफ अ नंबर ऑफ मैन, एक आधे के नहीं, बहुत सारे लोगों के पुअर श्रंकन थिंग्स, बहुत श्रंकन, दिमाग सिकुड़ कर 1/3 रह जाएगा, फुल ऑफ मेलंकली एंड इनडिस्पोजिशन एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्फ। अगर वो सच से सामना कर लेंगे कि वो कितने पैटी, कितने निम्न किस्म के, कितने साधारण, कितने बहुत कम उनके किसी भी चीज का उनका वैल्यू है, उनका वर्थ है, तो वो अनप्लीजेंट, मेलंकली, दुख से भर जाएंगे, इन डिस्पोजिशन, उनका टोटल जो मूड है वो ऑफ हो जाएगा। क्योंकि हमारे बारे में, लोगों के बारे में हमारे जो इल्यूजन्स हैं कि लोग हमें कितना पसंद करते हैं, हम कैसे सबके फेवरेट हैं, हम कितने कैपेबल हैं, हमारा कितनी पूछ है, अगर ये इल्यूजन्स हटा दें तो हमारे जीवन में जो कंफर्ट है हमारे बारे में सोचकर, वो कंफर्ट छिन जाएगा। क्योंकि ये इल्यूजन्स भले ही फाल्स हो, हमारे जीवन को एक पर्पस देते हैं। यस, आप बहुत अच्छे हो, आपके कारण घर में ऐसा होता है, आपके कारण समाज में ऐसा होता है। लोग ना केवल ऐसा सोचते हैं बल्कि बाकी से ऐसा सुनना भी पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, अगर ये हटाकर ट्रुथ सामने ला दिया जाए तो साइकोलॉजिकली बहुत गहरा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हम सभी के ऊपर। वन ऑफ द फादर्स in great severity called poesy vinum daemonum because it fireth the imagination and yet it is but with the shadow of a lie. One of the fathers, कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म के जो बड़े बड़े थियोलॉजियन, बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, शायद सेंट ऑगस्टाइन एक रोमन सेंट भी थे और साथ में राइटर भी थे। ग्रेट सेवेरिटी, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ वो पोइट्री के अंगेंस्ट थे। उसको क्या बोलते थे? वाइनम डेमनम। वाइनम डेमनम का मतलब है वाइन ऑफ द डेविल, शैतान की शराब। क्यों? इट फायर्ड द इमेजिनेशन। जिस तरह से शराब व्यक्ति को उत्तेजना और नशा देती है, उसी तरह से पोइट्री जो शैडो ऑफ ए लाई है, प्योर झूठ भी नहीं है, केवल झूठ का मिक्सचर है, वो आपकी इमेजिनेशन को फायर देती है, आपको सच से दूर ले जाती है। ऐसा मानना था सेंट ऑगस्टाइन का और इसी कारण वो पोइट्री के स्ट्रिक्टली अंगेंस्ट थे।
लेकिन बेकन ऐसा मानता है, इट इज नॉट द लाई दैट passeth थ्रू द माइंड, बट द लाई दैट sinketh in and settled in it, that doth the hurt, such as we spake of before. तो वो झूठ, वो falsehood जो सिर्फ passeth through the mind, जो पोइट्री का होता है, सुना, थोड़ी देर असर हुआ और फिर भूल गए, इट इज नॉट हार्मफुल, ये इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना वो झूठ दैट सिंकित इन, जो हमारी साइकी में, जो हमारे माइंड के अंदर सिंक कर जाता है, सेटल इन इट, और परमानेंटली वहां जगह बना लेता है, दैट डथ द हर्ट, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, वो हमें इल्यूजन देता है। वी स्पीक ऑफ बिफोर, जैसे बताया, जो दिमाग में हम भर लेते हैं इल्यूजन्स अपने बारे में, दुनिया के बारे में, ये वो झूठ है जो इधर से निकलकर उधर नहीं जाते हैं, बल्कि परमानेंट हमारे हिस्से बन जाते हैं। बेकन कहता है दैट ट्रूथ इज हार्मफुल, इस प्रकार दैट लाई इज हार्मफुल, इस प्रकार का झूठ नुकसान है। But howsoever these things are thus in man's depraved judgment and affections, yet truth, which only doth judge itself, teacheth. However these things, ये जो कंसिडरेशन है कि लाई अगर हट जाएगा तो जीवन मेलनकली से भर जाएगा, ये आदमी का डिप्रेव्ड जजमेंट है, ये आदमी का करप्ट, भ्रष्ट, खराब जजमेंट है। अफेक्शंस, वो दिखाना चाहता है कि वो ऐसा सोचता है, लेकिन ट्रुथ विच ऑनली डथ जज इटसेल्फ, सत्य के ऊपर कोई जज नहीं है, सत्य स्वयं अपना निर्णय करता है, वही सत्य टीचित, सिखाता है। और यहां पर बेकन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी, मेटाफर यूज करता है, जिस तरह से एक बिलवेड एक लवर अपनी बिलवेड को कोर्ट करता है, उसको वू करने की कोशिश करता है, प्रणय निवेदन करता है, ठीक उसी तरह से 3 स्टेप्स में एक पर्सन ट्रुथ की नॉलेज एक्वायर करता है। इंक्वायरी ऑफ द ट्रुथ विच इज द लव मेकिंग और वूइंग ऑफ इट, जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करता है और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है कि व्हाट इज ट्रुथ, चाहे वो स्वयं के बारे में जानना हो, चाहे संसार के बारे में जानना हो, इट इज लाइक वूइंग, लव मेकिंग, जब एक लवर अपनी बिलवेड के सामने उसके प्रेम प्रस्ताव रखता है, अपने बारे में बताता है और अपनी इच्छा जाहिर करता है, इट इज लाइक दैट। द नॉलेज ऑफ ट्रुथ विच इज द प्रेजेंस ऑफ इट, इंक्वायरी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप सत्य का ज्ञान कर लेते हैं, जब आपको सत्य मिल जाता है, ठीक उसी तरह से जब बिलवेड लवर को एक्सेप्ट कर लेती है, प्रेजेंस ऑफ इट, तब आपके जीवन में प्रेम उपस्थित हो जाता है, एंड द बिलीफ ऑफ ट्रुथ, और जब आप उस नॉलेज के बाद उस सत्य में विश्वास करने लगते हैं, द एंजॉइंग ऑफ इट, तब आप क्या कर रहे हैं, सत्य को एंजॉय करना शुरू करते हैं, सत्य को उसका आप केवल जीवन में दुख नहीं, आप जीवन उससे परेशान नहीं, आप उसका आनंद लेने लगते हैं, एंड दैट इज द सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च सबसे बड़ा गुड मॉरल ग्राउंड है। जब मनुष्य इस सत्य का आनंद लेने लगता है, मानो वो अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ये पूरा मेटाफर यूज किया गया है कोर्टशिप का, एक लवर और बिलवेड का, जो डिफरेंट स्टेजेस है नॉलेज ऑफ ट्रुथ की। अब यहां पर बेकन फिलॉसफिकल के स्थान पर थियोलॉजिकल, धर्म के आधार पर सत्य की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं, और वो कहते हैं द फर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड इन द वर्क्स ऑफ द डेज वाज द लाइट ऑफ द सेंस। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, बाइबल में ऐसा बताया गया है कि भगवान ने इस संसार की रचना 6 दिनों में करी थी। तो पहले दिन फर्स्ट क्रिएचर, जो पहला क्रिएशन, पहला निर्माण था, वर्क्स ऑफ द डेज, 6 दिनों के अंदर वो क्या थी? लाइट ऑफ द सेंस। सेंस का मतलब होता है इंद्रिक, हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ। तो इस संसार के अंदर गॉड का जो पहला स्टेटमेंट था वो क्या था? लेट देयर बी लाइट। जो चारों तरफ केओस था, अंधकार था, अराजकता थी, भगवान ने उसके ऊपर लाइट डाली, जिससे हम सेंसेस
देख सके कि व्हाट इज दिस यूनिवर्स। द लास्ट वाज द लाइट ऑफ रीजन। और जो छठे दिन, लास्ट जो दिन था, उन्होंने क्या क्रिएट करा? ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करा और ह्यूमन बींग्स को एबिलिटी दी टू रीजन, टू बी रीजनल, टू बी रेशनल, टू बी एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। जो बाकी क्रिएचर्स उन्होंने बनाए थे उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं थी। तो शुरुआत उन्होंने करी लाइट ऑफ द सेंस से और उसका कल्मिनेशन, उसकी परिणति हुई लाइट ऑफ द रीजन से। एंड इज Sabbath work ever since. Sabbath is Sunday, the day of rest. तो जो डे ऑफ रेस्ट है संडे, वो किस लिए रखा गया है? The illumination of his spirit. उस दिन हम सब चर्च जाएं, टेंपल जाएं और भगवान की जो स्पिरिट है, भगवान की जो आत्मा या सच का जो बेस है, उसका इल्यूमिनेशन भगवान की शरण में जाकर उसको समझे। फर्स्ट, सबसे पहले ही गॉड, ईश्वर ने breathed light upon the face of the matter और chaos। उन्होंने रोशनी किसके ऊपर डाली? chaos, अराजकता जो थी, मैटर, यूनिवर्स था, उसको उन्होंने आलोकित करा, उसके ऊपर प्रकाश डाला। then he breathed light into the face of man। छठवें दिन उन्होंने मनुष्य को अपनी रोशनी नवाजी, अपनी रोशनी से आलोकित दिया। and still he breathed and inspired light into the face of his chosen। और आज तक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है डिवाइन गाइडेंस का। चोजन, चुने हुए व्यक्ति जो सत्य के मार्ग को पिक करते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनको अभी तक वो इंस्पायर कर रहे हैं, उनको अभी तक वो बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे या सत्य के मार्ग पर चल सकते हो। तो पूरा बाइबल का क्रिएशन की मिथ का बेस लेते हुए बेकन बता रहे हैं किस तरह से जो ट्रुथ है वो अल्टीमेट हाईएस्ट वर्च्यू है इस संसार की। द पॉइंट दैट ब्यूटिफाइड द सेक्ट दैट वाज अदरवाइज इंफीरियर टू द रेस्ट। तो यहां पर रेफरेंस लिया गया है लुक्रेशियस नाम के एक पोइट का, जो एक रोमन पोइट थे और एपिक्यूरियन स्कूल, सेक्ट जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं वो एपिक्यूरियन स्कूल था, जो जीवन के भोग विलास में विश्वास करता था। दैट इज वाई इंफीरियर टू द रेस्ट। रेनेसांस के अंदर इस स्कूल को बाकी स्कूल्स की तुलना में थोड़ा इंफीरियर माना जाता था, क्योंकि ये सांसारिक, ये भोग विलास में विश्वास करता था। सेथ येट एक्सीलेंटली वेल, भले ही वो इस स्कूल से बिलोंग करते हो, लेकिन लुक्रेशियस ने बहुत खूबसूरती से सत्य की एडवांटेज को बताया कि इट इज अ प्लेजर, इसमें बड़ा आनंद है, टू स्टैंड अपॉन द शोर, कि आप किसी तट पर खड़े हो, टू सी शिप्स टॉस्ड अपॉन द सी, और आप तो ऊंचाई पर खड़े हो, किनारे पर खड़े हो, और आप क्या देख रहे हो? समुद्र में टेम्पेस्ट आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, और जहाज जो है टॉस्ड अप, उथल पुथल हो रहा है, गिरने का, डूबने का डर है। आप क्यों प्लेजर, आप क्यों आनंद फील कर रहे हो? बिकॉज यू आर सेफ, आप उस जहाज में नहीं हो। अ प्लेजर टू स्टैंड इन द विंडो ऑफ अ कासल, आप महल की एक खिड़की में खड़े हुए हो, टू सी अ बैटल एंड द एडवेंचर्स देयर ऑफ बिलो, और नीचे मैदान में युद्ध चल रहा है, घुड़सवार और सैनिक लड़ रहे हैं नीचे और आप ऊपर देख रहे हो। क्यों प्लेजर है? बिकॉज अगेन यू आर सेफ, आप दूर में मैदान में होने वाले इस युद्ध को देख पा रहे हो। तो बेसिकली क्या चीज हो रही है? दैट यू आर फीलिंग सिक्योर, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप डेंजर को, खतरे को एक सेफ प्लेस से देख रहे हो, तो आप सुरक्षित होने के कारण प्लेजर फील करते हो। लेकिन नो प्लेजर इज कंपेरेबल टू स्टैंडिंग अपॉन द वांटेड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। ऐसा कोई प्लेजर नहीं है जो वो आनंद देता हो जितना आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जो वांटेड ग्राउंड ऑफ ट्रुथ। यहां पर ट्रुथ का मेटाफर यूज किया गया है कि ट्रुथ एक उस वांटेड ग्राउंड और उस हिल की तरह है, जैसे एक हिल होती है जो बिल्कुल क्लियर विजन आगे देती है और जो अपने जगह पर स्थिर रहती है। जब आप इस सत्य की हिल पर खड़े होते हो, अ हिल नॉट टू बी कमांडेड, ये एक ऐसी सत्य की हिल ऐसी है जिसको कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। वेयर द एयर इज ऑलवेज क्लियर एंड सीरीन,
जहां पर हवा बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होती है, मतलब डाउट संदेह का कोई धुआं नहीं होता, फॉग कोई किसी भी तरह का कोहरा नहीं होता, आप स्पष्ट रूप से जो दुनिया है उसको देख सकते हो। जब आप ऐसी हिल पर खड़े हुए हो, टू सी द एरर्स, वॉन्डरिंग्स, मिस्ट, टेम्पेस्ट इन द वेल बिलो। वेल का मतलब घाटी, तो कौन सी घाटी है? इस संसार की घाटी, जिसमें वो लोग रहते हैं जो एरर्स, गलतियां करते हैं, वॉन्डरिंग्स, सच के मार्ग से भटकते हैं, मिस्ट, धुंध में, झूठ की धुंध में, टेम्पेस्ट, झूठ के कारण होने वाले उथल पुथल में फंसे हुए हैं। उन सब चीजों को देखते हो और आप सोचते हो कि कितने मूर्ख, कितने स्टूपिड, कितने बेचारे हैं ये लोग। सो ऑलवेज दैट प्रोस्पेक्ट बी विथ पिटी एंड नॉट विथ स्वेलिंग और प्राइड। लेकिन क्योंकि आप सत्य की हिल पर खड़े हो, उन व्यक्तियों के लिए आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं होती, स्वयं के लिए कोई गर्व नहीं होता, सिर्फ होता है तो उन लोगों के लिए मन में पिटी होती है। आपको लगता है कि ये लोग कितने परेशान हैं, कितने उलझे हुए हैं, क्योंकि आप सत्य की हिल पर हो। जब आप इस तरह से सत्य के मार्ग पर होते हो तो जो आनंद मिलता है उसकी तुलना में अन्य मिलने वाला हर आनंद छोटा है, ऐसा बेकन का मानना है। तो जो वेल है वो सिंबलाइज करती है केओटिक, बहुत अराजकता, अस्त व्यस्त से भरा हुआ, एरर फील्ड वर्ल्ड, जहां लोग गलतियां ही करते रहते हैं। इसी तरह से मिस्ट, टेम्पेस्ट, ये हमारी जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस क्यों होती है? लैक ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ के अभाव के कारण, कंफ्यूजन जो हमारे, डाउट जो हमारे दिमाग में होता है, और डिसेप्शन, जो इल्यूजन, भ्रम, धोखा, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। और दैट इज वाई बेकन किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? इट इज हेवन अपॉन अर्थ। हेवन अपॉन अर्थ का मतलब क्या हो गया? इस धरती पर मानो स्वर्ग उतर कर आ जाएगा, ये धरती स्वर्ग के बराबर हो जाएगी। टू हैव अ मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। तो ये जो तीन क्वालिटीज हैं, चैरिटी, प्रोविडेंस और ट्रुथ, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन वर्च्यूज हैं। मैन्स माइंड मूव इन चैरिटी मतलब अ लाइफ इन विच देयर इज चैरिटी, फीलिंग ऑफ लव फॉर अदर्स। मूव इन चैरिटी, जब आप अपना कोई भी एक्शन करें तो हमेशा दूसरों के प्रति सोचकर करें। रेस्ट इन प्रोविडेंस, रेस्ट इन प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब है डिवाइन विल, ईश्वरीय इच्छा। तो उसमें जब आप रेस्ट करते हो, जब आप उसमें एब्सोल्यूट ट्रस्ट करते हो, तो दूसरी क्वालिटी कि आपको जो भी इस संसार में हो रहा है ये विश्वास करना पड़ता है कि ईश्वर कर रहा है और अच्छा ही करेगा। एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ, जिस तरह से पोल, ध्रुव क्या है? बिल्कुल फिक्स्ड है, स्थिर है, और उन्हीं के कारण ये धरती टिकी हुई है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी ट्रुथ के पोल पर टिका हुआ होना चाहिए, ट्रुथ के पोल से ही घूमना चाहिए। इस मेटाफर का यूज करते हुए बेकन बताता है अगर मनुष्य के जीवन में ये तीन चीजें हैं, उसका हर एक्शन चैरिटी से इंस्पायर्ड हो, वो डिवाइन विल या प्रोविडेंस में एब्सोल्यूट ट्रस्ट करता हो, और उसका पूरा जीवन ट्रुथ के पोल के चारों तरफ घूमता हो, तब ऐसा जीवन जीने पर क्या हो जाएगा? इट वुड बी लाइक हेवन अपॉन अर्थ। तो ये थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट हो गया ट्रुथ का। लेकिन बेकन देखिए कितनी बढ़िया वे में कहते हैं कि देयर इज ट्रुथ ऑफ सिविल बिजनेस। तो सिविल बिजनेस क्या है? हमारे जो प्रैक्टिकल ट्रुथ डे टू डे लाइफ के अंदर हमें अपने जीवन में, व्यापार में, बिजनेस में जो झूठ और सच बोलने पड़ते हैं, उनके बारे में बात करें। इट विल बी एक्नॉलेज्ड, बेकन कहते हैं कि तो हर जना मानेगा, इवन बाय दोज दैट प्रैक्टिस इट नॉट, जो खुद भी इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो भी इस चीज को मानेंगे। क्लियर एंड राउंड डीलिंग, क्लियर एंड राउंड डीलिंग का मतलब हो गया ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके व्यापार में, आपकी बातचीत में ईमानदारी और पारदर्शिता का होना, वो क्या है? ऑनर ऑफ मैन्स नेचर। ये भी एक रेनेसांस वैल्यू है जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती थी कि आदमी की जुबान सच्ची होनी चाहिए,
और तभी उस आदमी को ऑनर मिलता था। दैट मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, अगर आप अपनी डीलिंग्स के अंदर सच के साथ झूठ को मिलाते हो, इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सिमिली का यूज करते हैं कि जिस तरह से सिक्के बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर एलॉय कॉपर को मिलाया जाता है तो वो फायदा तो देता है, विच मे मेक द मेटल वर्क, क्योंकि उसको ढालना आसान होता है, मिंट करना आसान हो जाता है, बट इट एम्बेसेट इट, लेकिन उसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर की जैसी नहीं रह जाती। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन में ट्रुथ में अगर लाई को मिलाते हो तो हो सकता है कुछ जगह आपको कुछ बेनिफिट शॉर्ट टर्म के अंदर मिल जाए, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो क्या हो जाएगी, डिबेस हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। लोग आपको वो ऑनर नहीं देंगे जो एक ट्रुथफुल पर्सन को देते हैं। उसका रीजन बताते हैं बेकन बोलते हैं, दीज विंडिंग एंड क्रिकेट कोर्सेज, विंडिंग एंड क्रिकेट कोर्सेज मेटाफर का यूज है डिसऑनेस्ट वे का, क्योंकि जो ऑनेस्ट वे है इट इज लाइक अ स्ट्रेट रोड जिसमें कोई गली, कोई घुमाव, कोई मोड़ नहीं है, लेकिन जो झूठ के रास्ते हैं दे आर लाइक क्रिकेट, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आर द गोइंग ऑफ द सर्पेंट। यहां एक वापिस से बाइबल का रेफरेंस है। बाइबल में एक बड़ी फेमस स्टोरी है जिसके अंदर सैटन जो है वो सरपेंट या सांप का रूप धरकर ईव, एडम और ईव पहले दो क्रिएचर जो इस अर्थ के ऊपर थे, उसको सिड्यूस करने के लिए आता है, उसको भ्रमित करने के लिए आता है और सरपेंट के रूप में उसको डिसीव करता है, ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट। भगवान ने आदेश दिया होता है कि इस एप्पल को कोई नहीं खाएगा, लेकिन सरपेंट के उकसाने के बाद ईव उसको खा लेती है, लीडिंग टू द ह्यूमैनिटीज फॉल, और ईश्वर दंड के रूप में, पनिशमेंट के रूप में ये पूरा उससे पैराडाइज छीन लेती है। और इसी कारण सरपेंट को कर्स किया जाता है, शाप मिला जाता है कि ये कभी अपने पांव पर नहीं चल पाएगा, इसको अपने पेट पर ही चलना पड़ेगा और कभी सीधा नहीं चल पाएगा। which goeth basely upon the belly and not upon the feet। तो एक झूठा व्यक्ति उस सैटन रूपी सरपेंट के जैसा होता है जो ऑनेस्टली अपने पांव पर नहीं चल पाता और जिसको टेढ़ा मेढ़ा रेंगना पड़ता है। दैट इज वाई देयर इज नो वाइस, दुनिया में शायद ही कोई वाइस बुराई है, that doth so cover a man with shame, जो आदमी को शर्म से इतना भर देती है as to be found false and perfidious। देखिए perfidious का मतलब होता है one who has done betrayal, जिसने धोखा दिया है, oath break, जिसने अपना दिया हुआ वादा तोड़ा है। और बेकन के टाइम में रेनेसांस पीरियड के अंदर एक परफिडियस बहुत गंभीर ब्लेम हुआ करता था। तो बेकन ऐसा मानते हैं झूठ पकड़ाने से जो शर्म, एम्बैरेसमेंट होता है वो किसी अन्य बुराई से नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर मॉन्टेन सेथ प्रेटिली, मॉन्टेन वही जिनका हमने स्टार्टिंग में बात करी, फ्रेंच फिलोसोफर, राइटर, जिनको हम फादर ऑफ एसे भी बोलते हैं, प्रेटिली, उन्होंने बहुत सुंदर और सटीक ढंग से ये बात कही है। व्हेन ही इंक्वायर्ड द रीजन, जब उन्होंने इस कारण को जानना चाहा, व्हाई द वर्ड ऑफ लाई शुड बी सच अ डिस्ग्रेस एंड सच एन ऑडियस चार्ज। जब किसी पर कोई इल्जाम लगाता है कि तुम झूठे धोखेबाज हो, तो डिस्ग्रेस, इतना बड़ा अपमान, सच एन ऑडियस चार्ज, इतना अपमानजनक ये ब्लेम क्यों माना जाता है? तो इसका जवाब देते हुए सेठ ही वो कहते हैं, इफ इट बी वेल वे, अगर इसको तोला जाए, अगर इसको मापा जाए, टू से दैट अ मैन लाइक, कि एक आदमी झूठ बोलता है, इज एज मच टू से, तो ये किसके बराबर होगा? मानो आप कह रहे हो ही इज ब्रेव टुवर्ड गॉड एंड अ कावर्ड टुवर्ड्स मैन। बहुत ही शानदार एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है एक विरोधाभासी कथन, विरोधाभासी, जो ऊपर से तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसके दोनों कथनों के बीच में विरोध है, लेकिन जब आप उसको गहराई से इन्वेस्टिगेट करो तो आपको उसमें एक बड़ा ही गहरा सत्य मिलता है। ब्रेव टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के प्रति वह व्यक्ति क्या है? ब्रेव है, करेजियस है।
ही इज बोल्ड, क्योंकि वो बिना डरे निडर होकर झूठ बोल रहा है, ये जानते हुए भी कि ईश्वर से एक दिन उसको सामना करना पड़ेगा। एंड कावर्ड टुवर्ड्स मैन, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो अपनी डेथ के बाद ईश्वर से सामना करने को रेडी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को सच बताने से डरता है। तो लाई फेसेस गॉड, क्योंकि लाई सीधा किसका सामना कर रहा है? भगवान के सामने खड़ा है या भगवान को चैलेंज कर रहा है। एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, जबकि वही झूठ मनुष्य से घबराता है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को सच बोलने से डरता है, तो इसका मतलब देखिए कैसा विरोधाभास है। मनुष्य से डर रहा है, इस बात से नहीं डर रहा है कि झूठ बोलकर एक दिन मुझे ईश्वर का सामना करना पड़ेगा। सच श्योरली द विकेडनेस ऑफ फॉल्सहुड, तो झूठ की जो विकेडनेस है, ब्रीच ऑफ फेथ, वादे का जो तोड़ना है, कैन नॉट पॉसिबली बी सो हाईली एक्सप्रेस्ड, उसको इससे बेटर ढंग से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। एज इन दैट इट शैल बी द लास्ट पील टू कॉल द जजमेंट। जिस चीज का मैं रेफरेंस दे रहा था, लास्ट पील का मतलब है ये अंतिम चेतावनी की घंटी होगी। टू कॉल द जजमेंट ऑफ द गॉड, जजमेंट ऑफ गॉड का मतलब है जिस दिन धरती पर ईश्वर अंतिम न्याय के लिए आ जाएंगे। द डे ऑफ एपोकैलिप्स, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फाइनल जजमेंट, ये भी बाइबल के अंदर दिया हुआ है कि इस धरती पर ये धरती रहने लायक जगह नहीं रहेगी। तो झूठ क्या होगा? अंतिम चेतावनी की घंटी हो गई कि अब ये संसार खत्म होगा। अपॉन द जनरेशन ऑफ मैन, जब आने वाली पीढ़ियों को एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा। इट बीइंग फोरटोल्ड, क्योंकि यह कहा गया है, व्हेन क्राइस्ट कमेथ, जब भगवान क्राइस्ट इस धरती पर न्याय के लिए आएंगे, ही शैल नॉट फाइंड फेथ अपॉन द अर्थ, तो वो क्या पाएंगे कि इस संसार का मॉरल डिके, नैतिक पतन हो चुका है। अब इस संसार को खत्म करना, अब इसके प्राणियों का जजमेंट करना आवश्यक हो गया है। तो इससे पता चलता है कि जिस दिन झूठ का राज होगा, उस दिन ये संसार भी खत्म हो जाएगा। इस लाइन के साथ बेकर इस हिस्से को खत्म करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों, ऑफ ट्रुथ डिस्कस करता है फिलोसॉफिकल साइड भी और साथ ही में नैतिक भी। ये हमें कॉल है, ये एक तरह की प्रेयर है कि हम सच के रास्ते पर चलें। बिल्कुल वो एडमिट करते हैं कि इस झूठ बोलने से शॉर्ट टर्म गेन मिल सकते हैं, आप दुनिया में अपने ईगो को बनाए रख सकते हैं, लेकिन ट्रुथ इज मोर वैल्यूएबल। जिस तरह से किसी लोअर धातु के मिलने से गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू घट जाती है, भले यूज बढ़ जाए, उसी तरह से झूठ आपकी रेपुटेशन, आपके ऑनर को खत्म कर देता है। बेकन एलिवेट्स ट्रुथ, तो बेकन ट्रुथ को एलिवेट करता है टू अ स्पिरिचुअल लेवल, और इसी कारण वो क्या बोलते हैं, सॉवरेन गुड ऑफ ह्यूमन नेचर, मनुष्य के जीवन का सबसे उच्च गुड है, सबसे बड़ा ये गुण है। दोस्तों ये था आज का ऐसे। आई होप यू लाइक इट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ दिस रादर डिफिकल्ट ऐसे। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।